नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जॉब अपडेट के बारे में बताने के लिए आया हूं। और ये अपने आप में सीक्रेट जॉब्स होती हैं जो ज्यादा कहीं पे पब्लिश नहीं करी जाती हैं, बट मैं आपको ये जॉब की अपडेट बताने के लिए आया हूं। और आप एक अपने नए लॉ ग्रेजुएट हो और आपने बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लिया है तो आप लोग एलिजिबल हो। और मैं बात कर रहा हूं नए लॉ ग्रेजुएट्स की। केवल और केवल न्यूली एनरोल एडवोकेट्स जो होंगे, नए नए लॉ ग्रेजुएट्स जो होंगे, वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। बट ये पूरी वीडियो आप अगर देखोगे तो आप एलिजिबल होते हो तो पक्का अप्लाई करिएगा। ये अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जॉब की अपडेट है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे अच्छी खासी आई हुई है। यहाँ पे सैलरी की अगर बात करी जाए, पूरा का पूरा अगर मैं सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़कर हम बात करें तो 80,000 रुपए पर मंथ से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ तक आपकी सैलरी एज एन ऑफिसर के तौर पे मानी जाएगी। और ज्यादा कुछ काम होता नहीं है। धीरे धीरे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती रहेगी, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, सैलरी भी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम का लोड भी बढ़ता रहेगा। अब ज्यादा देरी ना करते हम मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। इसके ये एडवर्टाइजमेंट है, ये मैं आपको इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप मेरा अपडेट करके रखा करो, ज्वाइन करके रखा करो, वहीं पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसका पेज नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। डायरेक्ट पेज नंबर 5 से हमारी मुद्दे की बात शुरू होती है। तो ये है पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 के अंदर बता रखा है अलग अलग वैकेंसीज आ रखी है, असिस्टेंट ऑफिसर, लैंग्वेज के अंदर वगैरह वगैरह। बट हम तो लॉ वाले हैं, तो ये है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसमें 50,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए की आपकी सैलरी बनती है। अब आप सोचोगे सर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में तो 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए, मैंने अलाउंसेस को जोड़कर इन हैंड जो हमारे को पैसे मिलेंगे ना, मैंने वो बताया। यहाँ पे पे स्केल लिखा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुद्दे की बात करी जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है ना आपकी 26 साल होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 26 साल होनी चाहिए। ये एक दिक्कत वाली बात आप लोगों के लिए लगेगी जो एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन जो नए नए लॉ ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए तो फायदेमंद बात है। और एक छोटी सी बात और याद रखना, फाइनल ईयर का बच्चा नहीं है इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ये बात को भी क्लियर समझ लेना। आप एडवोकेट, अपनी लॉ की डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, आप एडवोकेट हो जाने चाहिए। एडवोकेट में कब बनूंगा? जब मेरा बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सर आप इतने ज्यादा ये बात क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ना बोला है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक साल का मेरा एक्सपीरियंस कब से कैलकुलेट होगा? जब मैंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर ली है, उसके बाद मैंने बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लिया है, तो तब से मेरा एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाता है। मैंने एआईबी क्लियर करा हो तो ठीक है, नहीं करा हो तो ठीक है। याद रखना मेरी बात को। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अब वो एलएलबी बीएलएलबी हो, 3 साल वाली हो या 5 साल वाली हो, एज ए केस में भी। प्लस मेरे पे एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है। एनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल के अंदर कोई भी एनरोलमेंट करा लेता है। उसके बाद मेरे पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस मेरा काउंट कैसे होगा? जिस तारीख को मैंने एनरोलमेंट कराया है उस दिन से मेरा एनरोलमेंट काउंट होना शुरू हो जाता है। अब ये मेरी बात पे भरोसा मत करो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है ना जुडिशरी का, 3 साल के रूल वाला, उसमें ये बात लिखी हुई है। प्लस मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 26 साल मैक्सिमम उम्र मेरी होनी चाहिए। तो सबसे एक वीकेस्ट बात या परेशानी वाली बात कुछ लोगों के लिए क्या होगी? एक तो उम्र को लेके, ऊपर से 1 साल के एक्सपीरियंस को लेके। तो ये चीजें अगर आपके पास हैं, नए नए लॉ ग्रेजुएट हो, 26 साल है भाई, तो न्यू लॉ ग्रेजुएट के लिए ये अपनी अपॉर्चुनिटी है, बहुत फायदे वाली बात है। अब यहाँ पे क्या होगा? एग्जाम होगा क्या मेरा? भाई देखो, यहाँ पे ना आपका एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको सेंटर्स दिए जाएंगे जहां पे आपको टेस्ट अपना देना पड़ेगा। कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर पे आपको टिक करना पड़ेगा, बात खत्म। जैसे वो कर दोगे फिर इंटरव्यू होगा और फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड फॉर परमानेंट जॉब इन दी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है और परमानेंट जॉब होगी। अब मैं थोड़ा सा सैलरी की बात और थोड़ी सी डिटेल में कर लेता हूं। इसका पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाओ, ठीक है। पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं। तो ये पेज नंबर हमारा 10 है। तो इसमें सैलरी की भी बात करी हुई है। तो लॉ ऑफिसर है तो ये बात बता रखी है, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल एज, ये थोड़ा सा वो भी बता रखा है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन होती है तो सैलरी तो आपको 50,000 से 1,60,000 पे स्केल है ये। उसके बाद अलाउंसेस अगर सारे के सारे अलग मिलेंगे। अगर हम इनको सबको मिलाकर बात करें तो 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए इन हैंड सैलरी हमारी बनती है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सर एक्सपीरियंस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आप ऐसी हवा में बात तो नहीं कर रहे हो ना? तो इसके पेज नंबर 23 पे आ जाते हैं। तो ये पेज नंबर 23 है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉ ऑफिसर एक्सपीरियंस होना चाहिए व्यक्ति के पास 1 साल का, ठीक है। और एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो मैं जब ही होऊंगा ना जब मेरा अपना वो हो जाएगा एनरोलमेंट, ठीक है। या एनरोलमेंट कराने के बाद आप कोई लॉ फर्म में काम कर रहे हो तो ओके है, कोर्ट में काम कर रहे हो तो ओके है, या कोई लीगल डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी में काम कर रहे हो तो ओके है, बात खत्म। हर जगह का आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। ये बात भी समझ में आ जाती है। सर आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपने बता दिया और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस
आपको बस क्या क्या होना चाहिए, एलएलबी की डिग्री, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, लॉ फर्म वगैरह, ये सब बेसिक डिटेल्स बता रखे हैं। इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रीड कर लोगे तो एक फायदेमंद बात रहेगी, ठीक है। उसके बाद राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए इसको अच्छे खासी, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। आपका रोल क्या क्या होगा, आपको जो है डीड बनाने के लिए काम दिया जाएगा, ठीक है, और एडवाइस देने के लिए काम दिया जाएगा, लीगल एडवाइस, ठीक है जी, और कोऑर्डिनेट करने के लिए कहेंगे कि जो जो लीगल इश्यूज है उसके आगे को हम कार्रवाई कैसे करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी उसको अटेंड करने के लिए कोर्ट में आपको भेजा जाएगा वगैरह। लीगल रिसर्च, पहले तो बेसिक काम आपको लीगल रिसर्च का देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है जी। चलो हम और आगे बात कर लेते हैं। आगे अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन के बारे में कि सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। और इसका ना एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक याद रखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अप्लाई नाउ पे एक ऑप्शन दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे सीधा फॉर्म भर सकते हो। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सारी आपको कंफ्यूजन दूर हो गई है तो इसका पेज नंबर 51 पे आ जाओ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए। पेज नंबर 51 के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है। देखो सिलेक्शन कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, ठीक है, एनईटी नेट का स्कोर, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह पे अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है। बट हम तो लॉ ऑफिसर वाले हैं, तो लॉ ऑफिसर वालों के लिए ना यहाँ पे बोला गया है कि आपका मूट कोर्ट भी कराने की अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मूट कोर्ट भी कराएंगे, पर्सनल इंटरव्यू भी कराएंगे, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, मूट कोर्ट ओनली फॉर लॉ ऑफिसर, मूट कोर्ट केवल लॉ ऑफिसर के लिए होगा। तो बढ़िया बात है, ठीक है। एक फिक्टिशियस कोर्ट होता है, कॉलेज में तुम्हारे कराया होगा आप लोग, अगर कॉलेज में कराते हैं यार, हर कॉलेज में कराते हैं, चाहे छोटे से छोटा कॉलेज हो, बड़े से बड़ा कॉलेज हो, उसमें कराया जाता है, ठीक है। मूट कोर्ट बच्चों के स्किल्स को एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एक तो काम ये हो गया, मूट कोर्ट कराएंगे आपसे, मुद्दे की बात। दूसरा आपसे क्या कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर लॉ ऑफिसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे हम जो है दो पार्ट्स में पेपर करवा सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होगा और एक सब्जेक्टिव वाला पेपर होगा। यहाँ पे लिखा है ना लॉ ऑफिसर के लिए। तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बस इसके बेसिस पे फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो जाने के बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये स्टेजेस अगर आप क्लियर कर लेते हो, यू आर फाइनली लॉ ऑफिसर एट दी वेरी अर्ली एज। तो इसका मौका का फायदा उठाओ। बहुत कम लोगों को ये जॉब्स के बारे में पता लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसी जॉब की अपडेट लाऊंगा जो आपको कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी, कहीं पे नहीं मिलेंगी, कोई ऑनलाइन जगह पे नहीं मिलेगी। चुपचाप ना, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, ये जॉब्स के बारे में पता कैसे लगता है भाई, इनकी वेबसाइट पे ना रेगुलरली आपको विजिट करना पड़ता है, बहुत सारी वेबसाइट है। तो आप अगर कोई भी स्टेट में रहते हो तो आपके सरकारी विभाग के जितनी भी वेबसाइट है उन पे रोज सुबह उठने के बाद रोज एक बार लैपटॉप या मोबाइल ओपन अप करके उनकी वेबसाइट पे जाओ और रिक्रूटमेंट का पेज होता है या कैरियर का पेज होता है, उस पे जाओ, चेक करो और वहां पे ऑप्शन आपको मिलता है कि हाँ एलएलबी की रिक्वायरमेंट है, एलएलबी की पोस्ट है, तो इसके लिए आप एक बार लुकआउट करो कि हाँ क्या क्या चीजें मांगी गई है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। देन आप एलिजिबल हो तो बहुत बढ़िया है। और हर डिपार्टमेंट में आती है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, कोई भी स्टेट में रहते हो अपनी स्टेट के सरकारी विभागों के अंदर चेक करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। बट स्टिल मैं भी आपको ये चीजें अपडेट करता रहता हूं टाइमली बेसिस पे, जितना मेरे से हो पाता है, ठीक है। फिर भी मैं ये बोलूंगा, आप लोग एक बार अपनी स्टेट्स के नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। लास्ट वाली वीडियो में ज्यादातर वेस्ट बंगाल के लोगों ने मेरे को ज्यादा कमेंट करे थे, मैंने ज्यादातर वेस्ट बंगाल के बारे में सुना था, तो जितने ज्यादा और स्टेट्स के नाम आएंगे तो एक बार वेस्ट बंगाल की भी मैं चेक करना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग भी अपनी स्टेट के नाम लिखिए, जिसके ज्यादा स्टेट के नाम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें हम ज्यादा पहले प्रेफरेंस रखेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। आपका कोई क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। साथ ही में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी है कि मैं अपने जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी की आपको कोचिंग देता हूं। तो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी करंटली 6 से 7 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच चल रहा है। फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे को बीएनएसएस पढ़ना है, बीएसए पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है जिसमें हिंदू लॉ बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे, मुस्लिम लॉ अच्छे से पढ़ाया हुआ है और अदर टीपीए पढ़ाया हुआ है, टीपीए, तो ये सारे बैचेस आपको हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, आईफोन यूजर्स के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, सब जगह अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।